के कानून को उन्होंने बोला कि जब तक आप हिंसा ना भड़काएं या पब्लिक डिसऑर्डर ना क्रिएट करें तब तक आपके खिलाफ सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं, तो 62 में ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसके बाद भी रोज़ क्या काफ़ी ऐसे केसेस होते जाते रहे जिसमें कि लोगों को सिर्फ सरकार की आलोचना करने की वजह से सेडिशन के अपराध में गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ केस चलाया गया। हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट गए करीब 5 साल पहले ये कहने के लिए कि भाई देखिए, आपने ये बात तो कह दी लेकिन फिर भी पुलिस इसका दुरुपयोग करती है। जहाँ पर कोई हिंसा भड़काने या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने की बात ना भी हो तब भी इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि किसी कार्टूनिस्ट ने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्टून बना दिया या उसकी आलोचना कर दी। तब हमने ये बोला कि आप इसमें ये और सेफगार्ड डालिए कि जब तक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये ना कह दे कि भाई हमने ये देख लिया है, इसके खिलाफ जो एलिगेशन है और ये क्लियर है कि ये हिंसा भड़का रहा था या ये आदमी पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा था, और तभी जाकर एफआईआर रजिस्टर हो सकता है, वरना एफआईआर भी नहीं रजिस्टर हो सकता सेडिशन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सिर्फ यही कह के डिस्पोज ऑफ कर दिया कि नहीं जी, हम तो पहले कह चुके हैं कि जब तक हिंसा भड़काने की बात ना हो तब तक अपराध नहीं दर्ज होगा, तो हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अब उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पिछले 5 सालों में धड़ाधड़ खासकर ये सरकार जब से आई है, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो अब कई सारी पिटिशन्स हम लोगों ने भी फाइल करी हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें कि इस सेडिशन के कानून को पूरी चुनौती दी गई है। इसी तरह से स्वतंत्रता के बाद इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी कानून बना दिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया। पहले इमरजेंसी के ज़माने में एक मीसा होता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें इमरजेंसी में बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया था, ये कह के सिर्फ क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ थे, ये कह के गिरफ़्तार कर लिया कि ये लोग तो सिक्योरिटी थ्रेट हैं। इसी तरह से आज भी एक कानून कायम है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है, यानी कि आपने कोई अपराध ना भी किया हो तो फिर भी आपको गिरफ़्तार कर सकते हैं, ये कह के कि भाई हमको शंका है कि भाई ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इसी तरह से यूएपीए का कानून बनाया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें कि अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में भी सेडिशन की डेफिनेशन दे दी गई कि आप सरकार के ख़िलाफ़ अगर भावना भड़काते हैं तो अनलॉफुल एक्टिविटी है। लेकिन उस कानून में एक और भयंकर चीज़ है, उसमें ये लिख दिया कि कोई कोर्ट बेल इस कानून के तहत तब तक नहीं देगा जब तक कि वो ये ना कह दे कि इसके खिलाफ़ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। और अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गलत जजमेंट में ये कह दिया था कि उस समय जब आप बेल एग्ज़ामिन करेंगे कि बेल दी जाए कि ना दी जाए, उस समय आप ये भी नहीं देख सकते कि जो एविडेंस इसके खिलाफ़ पुलिस ने प्रोड्यूस किया है वो एडमिसिबल भी है कि नहीं है। तो इसके चलते हुए यूएपीए एक बहुत ही ड्रैकोनियन कानून बन गया है, जिसके वजह से हिंदुस्तान के आज जो बहुत ही बढ़िया पीसफुल एक्टिविस्ट जैसे कि अपना उमर खालिद या सुधा भारद्वाज या आनंद तेलतुम्बले, गौतम नवलखा, इन लोगों को, फादर स्टैन स्वामी, इन लोगों को जेल में रखा हुआ है, बिल्कुल अहिंसक ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं। तो अभी जस्टिस लोकुर ने ये बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि देखिए, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में फ़र्क होता है, और किसी देश को अगर हम बोलें कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ कायम है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून जो बने हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका मतलब ये भी है कि जो कानून बने हैं वो जस्ट कानून है। अगर अनजस्ट कानून है तो हम ये नहीं कह सकते कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है।
और ये सारे कानून जो हैं, सेडिशन का कानून, यूएपीए और एनएसए, ये सब अनजस्ट कानून हैं। रूल बाय लॉ तो हम कह सकते हैं, भाई आपने ऐसा कानून बना दिया कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार आप करते जा रहे हैं ऐसे लोगों को, तो रूल बाय लॉ तो हो गया, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ। तो आर्टिकल 21 में ये निहित है कि कानून जो बने जिसके तहत आपकी लिबर्टी ली जाए, वो कानून जो हैं जस्ट कानून हो, इस तरह के ड्रैकोनियन कानून नहीं हो सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के बारे में ये बोला कि राइट टू लाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप जानवर की तरह जी सकें, कि आपके पास खाना भी नहीं है, आपके पास रहने की जगह भी नहीं है, आपके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं है। ये सब चीज़ें निहित हैं डिग्निफाइड लाइफ ज़िंदगी जीने के लिए, और इसलिए उसके लिए आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। फिर संविधान ने हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए। पहले तो न्यायपालिका के दो रोल होते हैं, दो तरह के। एक रोल तो होता है कि लोगों के बीच में जो आपस में डिस्प्यूट्स हों उनका निपटारा कराना, और दूसरा इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और कार्यपालिका और विधायिका को अपने अपने दायरे में रखना। ये बहुत बड़ा रोल है, और इसके लिए न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, तभी ये काम कर पाएंगे। मौलिक अधिकार का हनन तो ज़्यादातर सरकारें करती हैं। अगर आपको सरकार को, कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना है, जो संविधान ने दायरा बनाया हुआ है, और विधायिका को भी अपने दायरे में रखना है कि संविधान के खिलाफ कोई कानून ना बने, तब फिर जैसे अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया इन्होंने, जो कि संविधान के सीधा खिलाफ है, क्योंकि वो रिलीजियस ग्राउंड पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है। अब इस कानून को रद्द करने का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया है। बहुत सारे पिटिशन्स फाइल हुए हैं, पेंडिंग है 1.5-2 साल से, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र हो, और उसको स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में कई प्रावधान डाले गए कि न्यायाधीशों को सरकार नहीं हटा सकती, इम्पीचमेंट के ही तरीके से उनको हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट को बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाया गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज अगर हम न्यायपालिका को देखें कि आज न्यायपालिका का क्या हाल है या क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 7 सालों में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है बहुत चरमरा गई है। अभी हाल में कुछ महीने में तो हम फिर भी देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उससे पहले 5 साल जो पिछले 4 चीफ जस्टिसेस का टेन्योर रहा, उसमें हमने देखा कि सरकार के खिलाफ कोई भी अहम मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आ पाया। इतने सारे मुद्दे गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सिर्फ सीएए ही नहीं, कश्मीर का ही नहीं, रफ़ाइल का मामला गया, अयोध्या का मामला गया, जज लोया का मामला गया, बिरला सहारा डायरीज़ का मामला गया, इतने सारे गए। किसी भी केस में सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। और हमने देखा कि एक मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा की मेंबरशिप दे दी गई, किसी को ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, ये सब हो रहा है। कुछ को ब्लैकमेल कर लिया गया। एक बहुत बड़ा
संकट देश के सामने और बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने ये भी है कि जो न्यायपालिका को हमारे संविधान ने स्थापित किया, इस देश के लोकतंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, वो न्यायपालिका आज उसमें विफल हो रही है और उसकी स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। फिर हमारे संविधान ने इलेक्शन कमीशन बनाया कि भाई इलेक्शंस, एक्चुअली एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई, जब संविधान बना तो हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्थापित करी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी स्थापित उस समय नहीं करी, कम से कम संविधान में उसका हमने कुछ नहीं लिखा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक प्रॉब्लम ये उभर कर आई है कि हम जब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, क्योंकि हम लोगों का अब सिस्टम ये है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और फिर वो लोग सारे फैसले लेंगे और फिर जनता का उसमें कोई ख़ास हस्तक्षेप या रोल नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ये मतलब प्रॉब्लम थी, अब दिखाई देने लगी है एकदम साफ साफ, तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है या कौन सबसे अच्छी पार्टी है कि हम उसको वोट दे दें। अगर हमको लगता है कि ये सबसे अच्छा, मान लीजिए राघवन साहब की पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया है या वेलफेयर पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया और हमको लग रहा है कि भाई ये सबसे अच्छी पार्टी है, इनका कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, लेकिन हमको ये भी लग रहा है कि भाई ये जीत तो सकते नहीं। अब हमको ये पता है कि एक ही जना इलेक्ट होगा, इस कंस्टिट्यूंसी में एक ही जना इलेक्ट होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी। बाकी लोगों की वोट जो है उसका कोई मायने नहीं रहता, बाकी लोगों को जो वोट मिली। तब हम ये देखते हैं, सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन हमको सबसे अच्छा लग रहा है, हम ये भी देखते हैं कि भाई इसके जीतने का कोई चांस है कि नहीं है। अगर हमको लगता है कि इसके जीतने का कोई चांस नहीं है, तब फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा किन लोगों के जीतने का चांस है, उनमें से जो हमको कम खराब लगता है उसको हम वोट देते हैं। अब ये हम किस तरह से समझते हैं कि किसके जीतने का चांस है, उसका आधार ये होता है कि किस कैंडिडेट की कितनी विजिबिलिटी है। जिनकी खूब विजिबिलिटी होती है, जो दिखाई देते हैं सब जगह, उनके पोस्टर, होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, हमको लगता है कि हाँ भाई ये तो बड़ा तगड़ा कैंडिडेट है, इसके जीतने का चांस है। मोदी जी आकर बड़ी बड़ी रैली करते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल पैसे के आधार पर होने लगी हैं। पैसे से आप एडवर्टाइजमेंट्स खरीद सकते हैं, होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, बड़ी बड़ी रैली भी आजकल पैसे से करी जाती हैं। और उसके अलावा आप अपने पेड वर्कर्स रख सकते हैं जो आपके बैनर और पोस्टर और लीफलेट वगैरह लेकर इधर उधर घूमें। तो लोकतंत्र आज पैसे का खेल हो गया है और हमको पैसे की अहमियत कम करनी थी इलेक्शंस में। उसके लिए एक इन्होंने लिमिट रखी थी। कैंडिडेट्स के लिए तो जितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं उसकी लिमिट रखी गई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और कैंडिडेट्स के लिए भी जो लिमिट रखी गई है उसमें आपने ये कह दिया कि भाई आप कैश से भी पैसा खर्च कर सकते हैं। अब होता ये है कि चाहे लिमिट मान लीजिए लोकसभा के चुनाव की है 70 लाख, लेकिन हम देखते हैं कि लोग 10-10 करोड़ खर्च करते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो सारा कैश में खर्च करते हैं और डिक्लेयर थोड़ा सा करते हैं उसका। जब मोदी जी ने नोटबंदी करी तो बोला कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, यानी कि आम आदमी जो है सारा अपना ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए करे। अब आम आदमी का तो समझ में आता है कि वो अपना ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स तो कर सकते हैं। आप कम से कम ये कानून बना देते
कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट सारे अपने खर्चे और इनकम वगैरह सब बैंक के थ्रू ही होगा, कैश से कुछ नहीं होगा, वो भी आपने नहीं बनाया। और उल्टा पैसे की अहमियत और बढ़ाने के लिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि लोग बैंक के थ्रू भी डोनेशन दे देते हैं, मतलब बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वो इलेक्टोरल बॉन्ड मान लीजिए 100 करोड़ के आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसी का नाम नहीं होता, कैश की तरह होते हैं जैसे नोट है। तो आपने बैंक के ज़रिए भी कैश इंट्रोड्यूस कर दिया कि एनोनिमस तरीके से कोई भी जना कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दे सके। फिर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड कर दिया। हमने एक केस फाइल किया कि भाजपा और क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट बाहर से पैसा नहीं ले सकता कोई विदेशी कंपनी से, और इन्होंने लिया, कांग्रेस और भाजपा ने। हाई कोर्ट ने बोला कि इन्होंने लिया, इनका प्रोसिक्यूशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन डिसमिस कर दी, इनकी अपील वगैरह, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और कानून जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड कर दिया और बोल दिया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं विदेशी कंपनियों से पैसा ले सकती हैं। तो अब आप बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिनको आपने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या जिनको आपने कोई और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनसे आप पैसा ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टियां। फिर आपने जो लिमिट था, पहले कानून में लिमिट था कि 7.5% आपके जो प्रॉफिट हों किसी भी कंपनी के, उससे ज़्यादा आप कोई पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकते, वो लिमिट भी हटा दिया। तो यानी आपने पैसे की अहमियत चुनाव में